नमस्कार बच्चों, कैसे हो? बरसात का मौसम है आज तो। चलिए देखिए, इसके साथ ही हमारा योग अध्याय चल रहा है कार्बन और उसके यौगिक, और इसका लास्ट टॉपिक चल रहा है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस अध्याय का बहुलकीकरण। बहुलकीकरण में हमने प्राकृतिक बहुलक पढ़ लिया, प्राकृतिक रबर हमने पढ़ ली। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन होती है और उसका बहुलक होता है पॉलीआइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर में अब कुछ बातें और हैं, एक दो बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं प्राकृतिक रबर के अंदर। पहली बात तो ये कि जो प्राकृतिक रबर जो मिलती है, लेटेक्स जो मिलता है, क्षीर पेड़ से निकलता है। पेड़ से हम उसको निकालते हैं और उसको निकालने के बाद क्या करते हैं कि उसको एसिटिक एसिड में डुबोलते हैं। एसिटिक एसिड में पेड़ से निकलता है, तरल होता है वो। जब उसको एसिटिक एसिड में घोलते हैं तो वो सॉलिड रूप ले लेता है, ठोस रूप ले लेता है, और ठोस रूप लेने के बाद उसका हम क्या कराते हैं, पॉलीमराइजेशन करा लेते हैं। लेकिन जो हमें रबर, प्राकृतिक रबर मिला, वो एक तो कम उपयोगी होता है। कम उपयोगी क्यों होता है? क्योंकि उसकी एक तो तरंग क्षमता कम होती है और वो बहुत ज्यादा प्रत्यास्थ होता है। जो प्राकृतिक रबर हमें मिला पॉलीआइसोप्रीन, प्राकृतिक रबर होता है कम उपयोगी। कम उपयोगी है। कम उपयोगी क्यों होता है? क्योंकि उसकी तनन क्षमता कम होती है। एक तो उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, मतलब वो हमारे ज्यादा काम का नहीं होता, और उसमें प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा होती है। तो इन दोनों गुणों को हम खत्म करने के लिए, उसके जो दोनों अवगुण है ये अच्छे नहीं है हमारे लिए, इनको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सल्फर मिला के और सल्फर के साथ गर्म कर देते हैं। देखो, प्राकृतिक रबर जो होती है, प्राकृतिक रबर इस तरह की होती है, सीधी श्रृंखला में होती है वो। ये प्राकृतिक रबर, उसकी श्रृंखला बनाई मैंने, संरचना बनाई। अब क्या करते हैं, इस प्राकृतिक रबर को अभिक्रिया कराएंगे सल्फर के साथ और गर्म करेंगे। गर्म किया, ये प्राकृतिक रबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इससे देखना है ये बहुत जोरदार रबर बन जाएगी, बहुत ज्यादा काम की रबर बन जाएगी हमारे। सल्फर के साथ हमने इसको गर्म कराया। अब क्या होगा देखो, अभी तो ये सारी जो चेन अलग अलग हैं, इन चैनों के बीच में सल्फर का अणु फंस जाएगा और दोनों तरफ से इस तरह से लिंकिंग हो जाएगी। ये प्राकृतिक रबर, और अब इसके बीच में जो सल्फर के अणु आ गए और दोनों परतें, दो परतें अलग अलग, यहां दोनों परतें आपस में जुड़ गई। ये दोनों परतें आपस में जुड़ गई, इसका मतलब ये इससे जुड़ गई। इसको बोलते हैं हम बल्कनीकृत रबर। बल्कनीकृत रबर। और इस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस, जो प्रक्रम हमने किया है, इसको बोलते हैं बल्कनीकरण, वल्केनाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे बल्कनीकरण। अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं अपन। देखिए, जो वल्कनीकरण है उसमें क्या करते हैं हम, परिभाषा लिख देता हूं मैं। वल्कनीकरण किसका कराएंगे हम? प्राकृतिक रबर का। देखिए कि क्या लिखेंगे, प्राकृतिक रबर की हमने क्यों कराया? देखो, परिभाषा रटनी नहीं है आपको, परिभाषा को रटना नहीं कुछ भी। हमने वल्कनीकरण में क्या कराया, सल्फर के साथ गर्म किया। किसको गर्म किया? प्राकृतिक रबर को गर्म किया। क्यों किया? क्योंकि ये कैसी है, कम उपयोगी और कम तरंग क्षमता वाली है। तो क्या करते हैं, प्राकृतिक रबर कम, या ऐसे लिखें इसकी, प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता, इसको ऐसे ना लिख के हम उल्टा लिख दें, प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता एवं तनन सामर्थ्य
बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ा रहे हैं हम इसकी, एक तो गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं जिससे हमारे लिए अधिक उपयोगी हो जाएगा। तो प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता एवं तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इसे सल्फर के साथ गर्म करते हैं, जिसे वल्केनाइजेशन या वल्कनीकरण कहते हैं। ये लो परिभाषा होगी। बताइए इसमें कुछ रटने का हो तो? रटने का है ना? नहीं है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं है भाई। ये हमने देख लिया, प्राकृतिक रबर सल्फर के साथ गर्म किया। क्यों किया? क्योंकि इसमें दो कमियां थी, इन कमियों को दूर करना है, तो उसकी गुणवत्ता और तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इसके सल्फर के साथ गर्म करते हैं, जिससे क्या करते हैं, ये वल्कनीकरण को बोलते हैं। और इससे क्या होता है, यह मजबूत, अप्रत्यास्थ व कठोर हो जाती है। ठीक है, इससे यह कम घिसने वाला, मजबूत व कठोर हो जाती है। ये लो बात खत्म। हो जाती है, कम घिसने वाली, कठोर एवं मजबूत हो जाती है। ठीक है, ये तो रहा हमारा प्राकृतिक रबर का। इसके बाद अब हम चलेंगे अगले टाइप पर। हमने दो प्रकार के पढ़े थे, एक प्राकृतिक बहुलक और एक संश्लेषित बहुलक। अब हम पढ़ेंगे संश्लेषित बहुलक। देखिए, संश्लेषित बहुलक कौन से होते हैं? जो मनुष्य के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। वे बहुलक जो मनुष्य द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं उन्हें संश्लेषित बहुलक या कृत्रिम बहुलक कहते हैं। इनको हमने तीन भागों में बांटा। तीन में से पहला भाग ले रहा हूं मैं, कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे, इसमें क्या होगा, रेशे होंगे, फाइबर्स होंगे। ठीक है, देखिए इनको क्या है कि मैं धीरे धीरे लिखूंगा और आप साथ के साथ लिखते जाना, जिससे क्या होगा, हमारा ये जल्दी से हो जाएगा एक चैप्टर। क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो आएगा या तो उपयोग का आ जाएगा कोई, और अगर पेपर टफ बना तब यहां से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। क्योंकि वो पूछ लेगा कि इस पॉलीमर के एकलक क्या है, इस बहुलक के एकलक क्या है, या ये बहुलक कैसे बनाया जाता है। तो या तो कोई क्वेश्चन अथवा में आएगा, या थोड़ा पेपर अगर अलग तरीके से बनेगा तब आएगा। तो इसको क्या करेंगे, आप साथ के साथ लिखेंगे और मैं ऐसा समझाऊंगा कि आप एक बार में सीख जाएंगे इसको। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है विज्ञान की तरफ से। देखिए, कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशे में पहला नाम है नायलॉन 66। इसमें पहला नाम नायलॉन 66, ये नाम है इसका पूरा। जो बहुलक बनेगा उस बहुलक का नाम है नायलॉन 66। देखो किस किस से बनेगा।
बस जो बहुलीकरण है उस बहुलीकरण में हमें क्या करना है, दो बातें याद रखनी होती हैं बस। उत्प्रेरक के बारे में हमारे सिलेबस में ज्यादा दिया हुआ नहीं है, हमें दो चीज ध्यान रखनी है। एक उसका इक्लक, इक्लक कौन कौन से हैं, मोनोमर, और एक उस बहुलक की संरचना कैसी है। बस दो चीज हमें पता चल गई, हम पूरा बहुलक आराम से कर देंगे। देखो नाइलॉन 6,6, इसके बारे में पहली बात यह है संघनन बहुलक है। संघनन में आपको पहले ही समझा चुका हूं संघनन क्या होता है। बहुलीकरण की अभिक्रिया हम पढ़ी, बहुलीकरण की अभिक्रिया के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एक योगात्मक बहुलक और एक संघनन बहुलक। तो कौन सा बहुलक है ये संघनन प्रकार का। क्या होगा इसमें जब बहुलीकरण की अभिक्रिया होगी, बहुलीकरण की अभिक्रिया के साथ छोटे छोटे अणु भी बनेंगे, जैसे जल का अणु है, अमोनिया का अणु है, CO2, ये अणु इसमें साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेंगे। तो देखिए यह कैसा बहुलक है, संघनन बहुलक है। दूसरी बात यह है, इसके इक्लक देखेंगे आप, यह है एडिपिक अम्ल एवं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। यह एडिपिक अम्ल एवं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की क्रिया कैसी होगी, संघनन क्रिया की क्रिया से बनता है। ये लो बात खत्म हो गई। अब दो चीज आपको याद रखनी है, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। एडिपिक अम्ल, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। देखिए एडिपिक अम्ल क्या होता है, CH2 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 ऐसे 6 CH2 होते हैं। देखो इस तरह से, एक दो तीन चार पांच और 6 CH2 हो गए। एक संयोजकता इधर खाली है, एक संयोजकता इधर खाली है। इधर COOH लगेगा, COOH, इधर भी COOH। ये है एडिपिक अम्ल। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ये जो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, इन 6 को ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, कोष्टक के अंदर। कैसे, यहां कोष्टक लगाया और 6 लिख दिया, हो गया 6। और यहां पर हो गया COOH, ये लो, ये हो गया आप एडिपिक अम्ल। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, देखिए इसका नाम भी देखिए, हेक्सा मतलब 6 क्या है, मेथिलीन, मेथिलीन क्या होता है, CH2 ग्रुप होता है। तो इसका हेक्सा करने के लिए इसकी तरह ही सेम क्या कर दूं मैं, 6 कर दूं, एक इसकी जगह मैं क्या कर दूं, 6। देखो यहां जो 6 कार्बन थे, उन 6 कार्बन में से एक कार्बन COOH इधर शिफ्ट कर दिया, एक कार्बन COOH इधर शिफ्ट कर दिया, दोनों साइड शिफ्ट कर दिए। तो 6 में से जब 2 चले जाएंगे तो यहां कितने रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे। तो CH2 का होल 4, COOH। यहां पर देखिए CH2 का होल 6, हेक्सामेथिलीन हो गया, और डाइएमीन होता है NH2। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, NH और H, ठीक है। इधर भी मैंने लिखा इसको, NH को एक साथ, NH2 है ये, N, एक H और एक H। एक H को मैंने खोल के लिखा है अलग से, यहां पर देखो N, एक H ये रहा, और एक H अलग से खोल के लिख दिया। ये हो गया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, CH2 होल 6, NH2, NH2। अब क्या करना है, हमें इसकी अभिक्रिया करानी है। तो देखो इसकी अभिक्रिया होगी, अब यहां से जाएगा एक H और यहां से जाएगा
OH। देखो क्या बन जाएगा, CH2 CONH, फिर CH2 आगे ऐसे जुड़ जाएगा वो। इसी प्रकार से इधर इसके और भी अणु होंगे, तो इसके अणु कितने हैं N, और इसके अणु भी कितने हैं N, दोनों के N है। इधर से किसी दूसरे H के साथ H2 निकल जाएगा, और इधर से ये H किसी और OH के साथ चला जाएगा, जैसे OH और H, H2 बन गया। अब इसको जोड़ना है बस, देखिए संयोजकता फ्री, C डबल बॉन्ड O CH2 होल 4 CONH CH2 होल 6 NH, संयोजकता खाली। और इसके कितने अणु लग जाएंगे, N। ये देखिए C, यहां से एक OH चला गया, बीच में से OH चला गया, और साथ में क्या बन गया H2। हमने संगणन में पढ़ा था कि साइड में छोटे छोटे अणु उत्पन्न होंगे, तो ये H2 उत्पन्न हो गया। इसका नाम क्या है, नायलॉन 6,6। इसका नाम एडिपिक अम्ल। देखो मैं इसका यूपीसी नाम भी लिखवाता आपको, लेकिन अब हेक्सामेथिलीन डाइमीन, डाइमीन या डाइएमीन, ये हो गया नायलॉन 6,6। अब छोटी सी बात और समझ लो, इसको नायलॉन 6,6 क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके दोनों अणुओं में, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में, दोनों अणुओं में कार्बन की संख्या 6-6 होती है। यहां पर देखिए 4 कार्बन तो ये रहे, और 1 कार्बन ये रहा, और 1 कार्बन ये रहा, 6 कार्बन हो गए। यहां पर 6 कार्बन है CH2 का होल 6। तो ये है नायलॉन 6,6 का निर्माण। नायलॉन 6,6 कैसे बनेगा, आप इसको बना ले। बन गया नायलॉन 6,6। और इसके देख लेते हैं हम उपयोग। नायलॉन 6,6 के उपयोग, ये देखो टायर, टायर, रस्सियां, कपड़े, ब्रश। टायर की रस्सी के अंदर, टायर पूरा टायर नहीं बनेगा इससे, टायर के अंदर जो रस्सी, जो धागा लगा रहता है वो धागा बनेगा बस। कपड़े, इतना मजबूत नहीं होता ये, ब्रश आदि बनाने। और आप चाहें तो टायर ना भी लिखें,
तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, टायर आगे फिर आएगा, फिर आप वो टायर इससे बनता है उससे बनता है। टायर के अंदर रस्सी लगी रहती है, टायर जो होता है उसकी बिड जो होती है उसके अंदर पतले पतले धागे लगे रहते हैं, वो धागे इससे बनाए जाते हैं। रस्सियां, कपड़े, ब्रश और बेयरिंग लिख लो, बेयरिंग भी बनती है इससे। अब आप कहोगे बेयरिंग तो स्टील की होती है, लोहे की होती है, लेकिन नायलॉन 6 भी बेयरिंग में काम में आता है। ये इसके उपयोग, रस्सियां, कपड़े, ब्रश आदि बनाने में काम आता है। इसके बाद अपना आएगा टेरिलीन। टेरिलीन पढ़ेंगे, लेकिन टेरिलीन पढ़ेंगे हम, ब्रेक का टाइम हो गया, थोड़े से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले हमने एक ही बहुलक पढ़ा संश्लेषित में नायलॉन 6। अब दूसरा पढ़ेंगे हम टेरिलीन। संश्लेषित कृत्रिम में दूसरा आएगा अपना टेरिलीन। देखिए नंबर 2 टेरिलीन। देखो ये किस किस से बनेगा, ये बनेगा टरथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल। अब टरथैलिक एसिड क्या होता है, ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं। टरथैलिक एसिड मतलब किसके अंदर, थैले के अंदर टर। क्या होता है थैले के अंदर टर? टर किसको बोलते हैं, मेढक को। देखिए थैला बना देते हैं एक, ये लो थैला बन गया। क्या है ये, रिंग लगा दी, बेंजीन रिंग बन गई। ये तो हो गया टर, थैला थैला हो गया। अब इस पर 2 टर लगाने हैं हमें, तो देखो एक टर तो हमने ये लगा दिया और एक इसके बराबर नीचे लगा दिया, ये बन गया टरथैलिक एसिड। एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, ये नाम तो सिंपल है, एथिलीन 2 CH2 होंगे और 2 ही उसके अंदर OH होंगे। तो देखो लिखेंगे कैसे, ये भी एक संलग्न बहुलक है, ये है एक संलग्न बहुलक है, ठीक है। दूसरी बात यह है टरथैलिक एसिड या अम्ल बोलते हैं एसिड को, टरथैलिक अम्ल एवं एथिलीन ग्लाइकॉल की अभिक्रिया से बनता है।
टरथैलिक एसिड अभी बनाया हमने, थैले के अंदर दो क्या बांध दिया दोनों साइड में, COOH COOH और एथिलीन ग्लाइकॉल। देखो अब हम बनाते हैं इसको। मैंने जो पहले ऐसे खड़ा बनाया था उसको घुमा देता हूं, देखो मैं साइड में बना देता हूं इधर कहीं। मैंने पहले ऐसे बनाया, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। मैंने इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, इसको ऐसे घुमा दिया, समझने में आसानी हो जाएगी। ये लो, ये घुमा दिया, इसको थैले को घुमा दिया मैंने, जो थैला था ना उसको पकड़े घुमा दिया। अब क्या लगाने हैं, दो COOH, एक COOH और एक इस साइड लगाना है, तो COOH। ये लो, टरथैलिक एसिड हो गया। अब है अपना एथिलीन ग्लाइकॉल। तो देखो एथिलीन ग्लाइकॉल में क्या है कि दो तो CH2 होंगे और दो ही क्या होंगे, OH। एथिलीन होगा, दो कार्बन बोलते हैं एथिलीन, तो CH2 OH और OH, ये हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल। इसके N अणु, इसके भी N अणु, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या होगा, इस अभिक्रिया में थोड़ा दूर दूर लिख दिया मैंने इनको, इधर लिखा हुआ पहले से। अम्ल वैसे H देता है, लेकिन यहां अम्ल का जाएगा OH। ये H2 निकल गया, दो तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यहां से अम्ल का जाएगा OH, चला गया, और इधर से एथिलीन ग्लाइकॉल का चला जाएगा H। और दोनों तरफ से संरचना कैसे हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी, दोनों तरफ संरचना कैसे जाएंगी, जिससे लंबी श्रृंखला बन सके, उसके आगे और जुड़ सके। अब इसको लिखना है, देखिए आप, बिल्कुल तो घबराना ही नहीं है। अरे जब हमें टरथैलिक एसिड बनाना आ गया तो अब उसको बनाने में क्या देर लगेगी, टरथैलिक एसिड बना ही दिया, एथिलीन ग्लाइकॉल बना दिया। अब देखिए आप, इसको यहां से शुरू करते हैं, मैं इसको बना लेता हूं पहले। रिंग बन गई, CO और संयोजकता खाली होगी। इधर देखो, C तो इधर, और ये जुड़ जाएगा यहां पर O से, इससे जुड़ गया इस O से, फिर बन गया CH2 O और संयोजकता खाली, और इसके नीचे N प्लस H2O। अब H2O के कितने अणु बनेंगे ये भी आप जानना चाहें तो उसके भी N ही बनेंगे, जब ये पूरा NN ले रखे हैं हमने। तो ये बन गया आपका टरथैलिक एसिड से और एथिलीन ग्लाइकॉल से टेरिलीन। क्या नाम इसका, टेरिलीन इसका नाम। टरथैलिक अम्ल, इसका नाम एथिलीन ग्लाइकॉल। बना लें आप। इसके उपयोग में लिख देता हूं मैं यहीं पे ही।
नावों की पाल, बेल्ट, कपड़े आदि बनाने। दो दो तीन दिन उपयोग याद कर लें आप, ज्यादा रटने का काम कम रखें, मेरा मानना यह है। हो गया। चलिए अगला है रेयॉन। थर्ड नंबर है, 2 टेरिलीन था और नंबर 3 है अपना रेयॉन, जो हमें पढ़ने हैं। देखिए रेयॉन क्या होता है। रेयॉन के साथ एक अलग ही शब्द आ जाएगा, आप देखेंगे ये कहां से आया। देखिए यह है अर्ध संश्लेषित। कैसा है? अर्ध संश्लेषित बहुलक है। अब ये वर्ड शब्द तो हमने पहली बार देखा, हमने 2 शब्द पढ़े थे, एक तो प्राकृतिक और एक संश्लेषित। अब अर्ध संश्लेषित क्या होता है, उसमें करते क्या है। एक प्राकृतिक बहुलक होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक है। उस सेल्यूलोज को क्या करते हैं, पहले NaOH के साथ साफ कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको साफ कर लेते हैं। सेल्यूलोज, कागज के अंदर सेल्यूलोज होता है अधिक मात्रा में। NaOH में साफ कर लिया, फिर उसको कार्बन डाइसल्फाइड में घोल लेते हैं, CH2 में उसको घोल लेंगे। और घोलने के बाद एक पतले छिद्र से H2SO4 के अंदर उसको निकालेंगे, जिससे क्या बन जाएगा, एक रेशा बन जाएगा। उस रेशे को बोलते हैं हम रेयॉन। देखिए इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं मैं, उसमें आप देखना कि रेयॉन कैसे बनाया जाता है। उसमें आपको पता चल जाएगा रेयॉन कैसे बन रहा है। ये कोई केमिकल लिया, वेट से ले रहे हैं, तोल के केमिकल ले लिया हमने और उसको घोल लिया, घोल बना लिया। घोल तैयार हो गया। अब ये नीचे जो नहीं घुला था उसको हमने अलग कर लिया। देखो बिना घुला हुआ इसमें रह गया और घुला हुआ इसमें आ गया। अब डालेंगे अब इसमें सेलुलोज, कागज के टुकड़े डालेंगे इसमें। ये सेलुलोज डाला हमने, कतरन है बहुत छोटी छोटी कतरन, इसमें सेलुलोज की मात्रा ज्यादा है कागज से। बोल दिया इसके अंदर। अब देखिए आगे क्या होगा। इस तरह से ऐसे चाशनी का तार बनता है, तार सा बनने लग गया था ना, बोलना है बस। अब इसको, ये H2SO4 है, ये सिरिंज में लिया, पतले छिद्र से H2SO4 के अंदर डालेंगे इसको। फिर देखना ये बिल्कुल वैसे जैसे बनता चला जाएगा, ये धागा बनता जा रहा है। देखो आप, ये है रेयॉन। इस तरह से रेयॉन बनाया जाता है। थोड़ी देर बाद ये चमकदार हो जाएगा। देखिए इसका ब्लू कलर निकलता जा रहा है। ये देखिए चमकदार जैसा बन गया बिल्कुल। और इसको पानी में साफ किया और हाथ से पकड़ के देख लिया। देखो ये धागा बन गया।
कागज था, कागज को गोलार गोल के धागा बना लिया हमने। ये अर्ध संश्लेषित है ये, क्योंकि इसमें हमने किसका काम में लिया है, सेलुलोज काम में लिया है, जो प्राकृतिक बहुलक होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं, इसके स्टेप्स लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या बनाया था। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सेलुलोज को NaOH से साफ किया। तो पहला स्टेप रेयॉन बनाने की विधि। स्टेप बाय स्टेप सेल्यूलोज क्योंकि किसमें होता है, हम प्रयोगशाला में कागज से बना सकते हैं, को NaOH में NaOH से साफ कर लेते हैं, पहला काम। दूसरा काम, इसे जो साफ किया हुआ है उसे CH2 में घोलकर बिलियन, जो मैंने बोला वो भी लिख रहा हूं मैं, अलग से कुछ नहीं है। सेलुलोज को NaOH से साफ कर लिया, इसे CH2 में घोलकर बिलियन बना लिया। अगला मैंने क्या बोला, हमने डाला था कि H2SO4 के अंदर इसको महीन छिद्र से H2SO4 में गुजार कर अब क्या करेंगे, महीन छिद्र से H2SO4, इसका नाम बताइए आपको, कार्बन डाइसल्फाइड या सल्फ्यूरिक एसिड, महीन छिद्र से H2SO4 में गुजार कर महीन रेशे में या सिर्फ रेशे में परिवर्तित कर लेते हैं, गुजार कर रेशे में परिवर्तित कर लेते हैं, जो कुछ समय बाद, ये हमने देखा पहले नीले रंग का था, लेकिन कुछ समय बाद कैसा हो जाता है, चमकदार हो जाता है। ये हो गया इसकी बनाने की विधि। अब हम देखते हैं इसके उपयोग क्या काम आता है। धागे, दरियां, वस्त्र आदि बनाने के काम आता है। ये है अपना रेयॉन। अभी आपने वीडियो में देखा हमने कैसे बनाया, वो गोला और उसको सिरिंज में भरा, H2SO4 के बीकर लिया और उसमें डाल के उसको गुजार दिया, तो ये बन गया। अब आप इस विधि को लिख लें, अगर परीक्षा में आए तो हमारे काम आएगा। ये देख तो लिया था हमने, लिख और लें बस। ये हो गया अपना रेयॉन। इसके बाद अपना बचता है सिर्फ प्लास्टिक, संश्लेषित प्लास्टिक, जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।